Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो अपने गाड़ियों में जदयू बीजेपी के झंडा के साथ आपको कह सकते हैं जदयू का भी झंडा लगाया। तो ये सब छोटी छोटी बातें रही है इलेक्शन में। कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत हार अभी जो भी होगा बहुत एकदम कम ये मार्जिन रहेगा। AIMIM के कैंडिडेट हैं अख्तर उल ईमान, कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद या फिर जनता दल यूनाइटेड से मास्टर मुजाहिद आलम, इन तीनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लोकसभा सीट पर मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में हम किशनगंज लोकसभा सीट के जातीय समीकरण क्या बोल गए, क्या मतदान के बाद क्या आकलन निकल के आया, इस पे बात करते हैं जिले के कुछ वरिष्ठ संवाददाताओं से। क्या नाम हुआ सर? राजेश दुबे, प्रेस क्लब के सचिव हैं। क्या कहेंगे, क्या आकलन आपके हिसाब से निकल के आ रहा है, क्या समीकरण आपको समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस तरह से आसमान ने यहाँ तपिश बढ़ाया है उसी तरह से मतदाताओं ने भी जो उम्मीदवार हैं उनकी तपिश को बढ़ा करके रख दिया है, क्योंकि आज पूरी तरीके से देखा जा रहा है किशनगंज लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी अधिक होगा, क्योंकि मतदाताओं की जो रुझान देखने को मिली है, हालांकि अभी वोटिंग प्रतिशत भी पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी कम देखी जा रही है, गर्मी की वजह हो या फिर अन्य कारणों से, लेकिन यहाँ काफ़ी जो है उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। किसका दांव भारी लग रहा है? जातीय गणित समीकरण क्या कहते हैं? अभी कुछ भी कहना अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। और जो AIMIM के कैंडिडेट हैं अख्तर उल ईमान, कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद या फिर जनता दल यूनाइटेड से मास्टर मुजाहिद आलम, इन तीनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तमाम स्थानों पर जो वोटिंग हुई है तो सभी लोगों को वोट प्राप्त हुआ है। ऐसे में अभी कुछ भी कहना ये होगा। लेकिन यहाँ बोला जाता है कि सुरजापुरी वोटर यहाँ पर निर्णायक मतदाता कहलाते हैं, उन्हीं के वोट पे जीत हार का समीकरण तय होता है। क्या कहेंगे? लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहा कि यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है तो ये इस बार तीनों ही कैंडिडेट उसी सुरजापुरी समुदाय से आते हैं, तो इसलिए इस बार जो समीकरण था कि जातिगत समीकरण देखने को मिलता था, तो इस बार कोई जातिगत समीकरण जमीन पर नहीं है यहाँ, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट यहाँ पर आपको एक ही समुदाय सुरजापुरी समुदाय को देखने को मिला है। पिछले चुनाव में तो जेडीयू जो है मात्र कुछ ही 20-30 हजार वोटों से ही पिछड़ चुकी थी और अख्तर उल ईमान साहब को 2,95,000 वोट आया था। क्या कहेंगे, इस बार क्या लगता है कि जेडीयू से ज़्यादा जाएगी या फिर एमआईएम का वर्चस्व रहेगा? क्या समीकरण क्या बोल रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का वोट बढ़ेगा, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जीत कौन रहा है इसमें, तो यह कहना अभी पूरी तरीके से मुश्किल है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है देखा जा रहा है। तमाम जगहों पे जो हम लोगों ने घूमा है, हम लोगों ने जो सर्वे किया है, उसके आधार पे कह सकते हैं कि अभी कुछ भी किसी को विजयी घोषित हम नहीं कर सकते कि कौन लोग विजयी होंगे। किन मुद्दे हावी रहे वोटों पे? यहाँ कुल अगर देखेंगे तो विकास के मुद्दे पे लोगों ने भले ही कहा कि विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है, लेकिन धार्मिक मुद्दे भी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिले। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्णिया में भाषण दिया बांग्लादेशी घुसपैठ का, उस भाषण को जो है हाथों हाथ असदुद्दीन ओवैसी ने लिया, तो उसका असर भी यहाँ पे मतदान में देखने को मिला है। क्या नाम है सर आपका? जियाउर रहमान खान। क्या लगता है कि इस बार जो मतदान हुआ, किन किन मुद्दों पे मतदान हुआ? मुद्दा यहाँ बस लोगों में यही था कि विकास, और विकास के बाद दूसरा ये था कि लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब मुद्दों को लेकर यहाँ वोटिंग हुई है। और एक दूसरा वही नरेंद्र मोदी जी आके बोल दिए घुसपैठी को बाहर करो, वो एक मुद्दा बन गया ओवैसी के लिए, और धार्मिक ये बना। मोदी जी फैक्टर कहीं नजर आ रहे हैं कि लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं या उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, सच्ची बात सामने आ रही है? हाँ, ऐसा है, ये तो है जी, एकदम पूरा सही। तो जातीय समीकरण क्या बोल रहा है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? त्रिकोणीय है, अभी कहना मुश्किल, कहना बहुत मुश्किल। किसको मानते हैं? अगर हल्का एज भी मानते हैं तो किसको मानते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत हार अभी जो भी होगा बहुत एकदम कम ये मार्जिन रहेगा। तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू दूसरे नंबर पर रही थी, नंबर 1 कांग्रेस रही है, कांग्रेस की परंपरागत सीट है जी। क्या लगता है कि कांग्रेस को एज है या फिर इस बार नहीं, इस बार कांग्रेस को भी लोहे के चना चबाना होगा।
वो पिछले बार जैसा इस बार उनको वोट नहीं हो रहा। वोट प्रतिशत नहीं एकदम एक एमयू का मुद्दा बहुत हावी था यहाँ पे। जी। क्या इस बार नजर आया एमयू? नहीं कोई मुद्दा एमयू का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है और सब। बांग्लादेश हाँ वो मुद्दा थोड़ा सा जब मोदी जी बोले पूर्णिया में, उसको यहाँ लोगों में थोड़ा सा ये मामला था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजहर रहमानी है। क्या लगता है कि इस बार वोट के मुद्दे क्या क्या रहे, लोगों ने किन आधार पर वोट दिया? अगर पूरे इलेक्शन में बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्तमान सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद, उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लोगों का ये आरोप था खास करके कि वो अक्सर जो है वो लोगों से मिलना जुलना कम करते हैं, क्षेत्र में काफ़ी कम रहते हैं। यही कारण रहा है कि बहादुरगंज की एक सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उनके सामने भी पूर्व विधायक की ये नाराज़गी वाली बात मतलब खुले मंच पे कहने से नहीं कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक तो ये रहा कि वर्तमान सांसद का लोगों से मिलना जुलना और इस तरह का कम रहा है, एक ये मुद्दा ये भी रहा नाराजगी। लेकिन यहाँ का जो ये किशनगंज का जो ये इलाका है, यहाँ पे लोग जो वोट करते हैं उसमें आज तक अभी तक जो वोट होता रहा वो एंटी बीजेपी हुआ है। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल अगर पुराने इलेक्शनों को देखा जाए तो उससे बिल्कुल भिन्न रहा है। और खास करके यहाँ जो 2 जिला का टोटल 6 विधानसभा आता है, किशनगंज का 4 विधानसभा और 2 पूर्णिया जिला का अमौर और बायसी आता है। तो अमौर और बायसी का जो वोटर है वही इस बार निर्णायक भूमिका में होगा। वो जिसके साथ जाएगा वो वही कैंडिडेट इस बार जीतेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि तीनों जो त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों प्रत्याशी है वो तीनों के तीनों किशनगंज जिला से ताल्लुक रखते हैं। अब अमौर और बायसी का जो इलाका है वहाँ से पूर्णिया जिला में पड़ता है, वहाँ के कोई लोकल कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ के जो लोग हैं वो जिसके साथ जाएंगे वही लोग यहाँ जीतने में सफल होंगे। एज किसको नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ देखिए, अब हम लोगों ने पूरे दिन लगभग शहर और कोचाधामन, क्योंकि वहाँ के 2 प्रत्याशी है, उस इलाके में ज़्यादा समय हम लोगों ने बिताया है। वहाँ हमने ये महसूस किया कोई ऐसा बूथ नहीं था जिस बूथ में आपको तीनों प्रत्याशियों को वोट नहीं मिला। किसी बूथ पे ये था कि कोई 60% में जा रहा है तो कोई 25 से लेकर 30 के बीच में है, तो कोई एक ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसको आप नकार सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि एंटी बीजेपी का मामला रहता था, बीजेपी के जो वोटर होते थे उनके इलाकों में सिर्फ बीजेपी की तरफ वोट जाता था, कह सकते हैं नाम मात्र सिर्फ कांग्रेस या महागठबंधन को वोट मिलता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हमने देखा है कई इलेक्शन घूमने के बाद कि इस बार कोई ऐसा बूथ नहीं था जिस बूथ पे तीनों प्रत्याशियों को वोट नहीं मिला है। तो इसलिए बहुत ही कांटे की टक्कर है, इतना जल्दी डिसाइड करवाना एज वाला बात कुछ नहीं। और सबसे बड़ा चीज इसमें है, इस बार के वोट में, इस बार के मतदान में 2 लोग निर्णायक भूमिका में है। एक तो पूर्णिया जिला का जो 2 आपको कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र आता है अमौर और बायसी, और दूसरा बीजेपी के वोटर जो है वो काफी साइलेंट थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे उनको वो भरोसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। नीतीश कुमार पे आज भी वो लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे वोटरों का ये मानना है कि ये इलेक्शन जिता दिया जाए मोदी जी के नाम पे और बाकी लोग मतलब मेहनत करके गठबंधन के नाम पे। लेकिन क्या गारंटी है कि वो विधानसभा से पहले वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे? तो इस बार बीजेपी के वोटर इस इलाके में सस्पेंस में रहे, वो कंफ्यूजन में रहे। हाँ नहीं, मास्टर जो मुजाहिद आलम है जो एनडीए के उम्मीदवार है, उनके साथ सबसे बड़ा जो कह सकते हैं, अगर उनके साथ अगर वो नहीं जीतते तो उनका मेन कारण जो होगा वो सबसे पहले मोदी जी का वो बयान जिसमें घुसपैठियों वाला मामला था। दूसरा जो उनके साथ सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि जदयू प्रत्याशी, क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण हम लोगों ने भी देखा कि जदयू के जो गाड़ी थी, जो झंडा होना चाहिए था, वहां पे बीजेपी और लोजपा बाकी घटक दलों के बैनर और पोस्टरों तक से लोग परहेज किए हैं। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो अपने गाड़ियों में बीजेपी के झंडा के साथ आपको कह सकते हैं जदयू का भी झंडा लगाया। तो ये सब छोटी बातें रही है इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी के जो वोटर है और खास करके कार्यकर्ता इन सब चीजों को लेकर काफी कह सकते हैं इसमें। अगर चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो जदयू 2 नंबर पर थी और मात्र कुछ चंद वोटर चार गए। क्या लगता है कि इस बार जो है उसको काट पाएगी? देखिए, पिछले बार के जो वोटर थे, पिछले बार के जो कैंडिडेट थे वो महमूद अशरफ साहब थे, तो वो पहले बायसी और अमौर इलाके मतलब पूर्णिया जिला से ताल्लुक रखते थे और जो 2 प्रत्याशी किशनगंज के थे। लेकिन इस बार तीनों प्रत्याशी किशनगंज के हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत छवि होती है। तो यहाँ का क्लियर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इससे पहले जब भी चुनाव हुआ है तो यहाँ एंटी बीजेपी लोगों ने वोट किया है। जितना भी लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे हों, लेकिन इलेक्शन के ठीक मतदान से एक दिन पहले वो
बीजेपी को जो हरा सकता है कैंडिडेट उसके साथ चले जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जदयू को भी मुस्लिम वोट अच्छा खासा आ रहा है। उसका मेन रीजन जो रहा है, जो मुजाहिद आलम है एनडीए के प्रत्याशी, वो लोगों से काफी ज्यादा मिलते जुलते रहे हैं, क्षेत्र में दिखे हैं, बाढ़ हो, आपको कोविड का दौर हो, तो उनका व्यक्तिगत एक जो लगाव रहा है लोगों से, ये कारण रहा है। और कहीं ना कहीं इसी कारण उन्होंने बीजेपी के झंडे और बैनर तक से उन्होंने परहेज किया। उनको लगा कि मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे उनको बीजेपी का वोट आ जाएगा, और बाकी जो उनका वोट है वो मुस्लिम वोट को अगर 1 से 1.5 लाख लाने में कामयाब हो जाएंगे तो इस हिसाब से उनका जीतने का समीकरण था। खैर, अब तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मतदान के समय क्या होता है। देखिए, हमने पत्रकारों से बात की तो उनका कहना है कि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है और कहीं भी किसी पार्टी को कोई ऐसी एज नजर नहीं आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को क्या पिटारा खुल के सामने आता है। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।